नमस्ते आप सभी को। आज बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव की। केरल में जैसा कि आप सबको पता है कि चुनाव आयोग ने सब हर जगह चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 9 अप्रैल को केरल विधानसभा की पूरी 140 सीटों का जो मतगणना है वो 9 अप्रैल को होगा। तो इसको देखते सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का भी चयन कर लिया है। उस प्रत्याशियों के चयन में जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है वो 140 में 98 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 22 सीटों पर भारत धर्म जनसेना चुनाव लड़ेगी और 19 सीट पर नई पार्टी 2020 है उस लड़ेगी। एक सीट अन्य को दिया गया है। जहाँ तक वामपंथी मोर्चा का है जो LDF है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का है, तो उसमें वो 76 सीट CPM लड़ेगी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। CPI को उसमें 24 सीट दिया है। केरल कांग्रेस जो मणि है 12 सीट पर लड़ेगी और अन्य 28 सीट पर लड़ेगा। 3 सीट जो राष्ट्रीय जनता दल है लालू प्रसाद वाली, उनको भी 3 सीट दिया गया है। जहाँ तक UDF है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो भी उसमें भी जो कांग्रेस है वो 92 सीट पर लड़ रही है। मुस्लिम लीग 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केरल कांग्रेस 8 सीटों पर लड़ रही है। अन्य पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब जब ये वोटों की अब सीटों की जब बंटवारा हो गया है तो अभी 2 सर्वे हमारे पास है। एक तो है INS मैट्राइस। ये जो सर्वे है हमको बता रहे कि LDF को 61 से 71 सीटें मिलेगी। जो UDF है 58 से 69 सीट मिलेगी और जो NDA है भाजपा गठबंधन उसको 2 सीट मिल सकती है। दूसरा है वोट वाइव, उसका सर्वे भी देख लेते हैं। उसने बोला है कि LDF ने 71 सीट मिलेगी और जो UDF है उसको 61 सीट मिलेगी और 2 सीटें NDA BJP को मिलेगी। वोट परसेंटेज देखते हैं। जो मेट्राइज का है उसमें एक LDF को 42 से 43% वोट मिलेगी, 41 से 42% UDF को मिलेगी और लगभग 12% वोट NDA को मिलेगी। और जो वोट वाइव है वो बता रहा है 36.5% वोट LDF को मिलेगी, उतने ही वोट UDF को मिलेगी और लगभग 15% वोट NDA को मिलेगी। NDA का भी पिछले लोकसभा में लगभग 20% वोट मिला था, लगभग 19% से ज़्यादा मिला था, 20% मान सकते हैं वोट मिला था। उस हिसाब से देखा जाए कि इनके वोट परसेंट घट रहे हैं। हर लोकसभा के बाद विधानसभा में BJP के वोट घटते हैं वैसे भी। अब ये प्रश्न ये उठता है कि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में 2014 में भी, 2014 को छोड़ दे 2019 में और 2024 में दोनों लोकसभा सीट में जो कांग्रेस गठबंधन जो है, जो UDF है, उसको बड़ी जीत मिली थी। 19 सीट मिली थी उसको शायद 2019 में और 18 सीट मिली थी उसको 2024 में। एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी और एक सीट BJP जीती थी। जहाँ त्रिशूर सीट से सुरेश गोपी चुनाव जीते थे भाजपा से, पहली बार लोकसभा सीट का खाता खुला था भाजपा का। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो लोकसभा में बड़ी जीत मिलती है कांग्रेस को, अभी दोनों सर्वे बता रहे हैं कि फिर से LDF जीतेगी। जब केरल का इतिहास जो है उसमें हर 5 साल सरकार बदलने का चल रहा है, तो उस चलन में अभी पिछले बार ये चलन टूटा और जो लेफ्ट जो है दूसरी बार लगातार जीते थे। अभी का सर्वे में अभी तो ये बताया अभी जो इनका चुनाव हुआ था उसमें था कांग्रेस को बड़ी जीत मिल रही है, लेकिन अभी का जब सर्वे है दोनों सर्वे बता रहे हैं कि LDF जीतेगी। तो थोड़ा हम पीछे चलेंगे केरल के विधानसभा उसमें। केरल राज्य पहले क्या था, केरल जो त्रावणकोर के महाराजा और
जो थे, और वो त्रिवेंद्रम और तरवम को मिला के एक राज्य, रियासत को एक राज्य बनाया गया। बाद में मद्रास से जो मलप्पुरम और वो कुछ मिला के केरल राज्य के निर्माण हुआ था 1957 में। तो 1957 में जब पहला जो केरल विधान जब राज्य बना था, तो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें वामपंथियों की जीत हुई थी। EMS नमूदरीपाद मुख्यमंत्री बने थे। ये पूरे संसार की पहली घटना थी जब कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी ये बुर्जुआवादी लोकतांत्रिक विचारधारा, लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव जीत कर आई थी। लेकिन इस सरकार को 2 साल के अंदर ही केंद्र की नेहरू सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग है, यहाँ मुस्लिम की बात करेंगे, मुस्लिम लीग जिन्होंने भारत का बंटवारा किया था, तो वो मुस्लिम लीग के बहुत सारे नेता तो पाकिस्तान चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, और केरल में ये मुस्लिम लीग बनी रहे। मोपला नरसंहार तो कुख्यात है, और ये चिरकाल तक स्मरण रहने वाली घटना है। तो वो मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। जब कांग्रेस को इस बारे में काफ़ी सारे जब आलोचना हुई, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि उत्तर की मुस्लिम लीग से दक्षिण की मुस्लिम लीग भिन्न है। लेकिन तब तत्कालीन मुस्लिम लीग के नेता इस्माइल ने इस बात तुरंत खंडन कर लिया, बोला हम अलग नहीं, हम एक ही हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। ये बात ये साबित करती है कि देश का विभाजन अगर नहीं भी होता तो कांग्रेस मुस्लिम लीग सरकार बन के भारत को इस्लामीकरण कर देती। खैर, वो अलग विषय है। अब फिर कांग्रेस और के राज रहा, बीच बीच कम्युनिस्ट पार्टी के राज है। 1976 के बाद, जब 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी 1976 के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन हुआ। बीच में उसको वामपंथी के साथ भी गठबंधन हुआ उसका। उसके बाद ये ट्रेंड रहा कि हर 5 साल में सरकार बदलेगी, कांग्रेस की और वामपंथियों की। हिंदुओं के लिए स्थिति यह हो गई कि फुटबॉल हो गया, दोनों शत्रु थे, लेकिन दोनों को वोट डालना उसकी मजबूरी हो गई थी। पहले हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया, फिर हिंदुओं ने वोट डालना शुरू कर दिया वामपंथियों का। तो नायर को छोड़कर बाकी हिंदू समाज वामपंथी को वोट देता है, नायर कांग्रेस को वोट देता है। तो वामपंथियों का पूरा वोट बैंक हिंदू है, थोड़ा बहुत मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट देते हैं। ये बात ध्यान रहे कि कांग्रेस ने देश का कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के बिहार का समर्थन किया, देश को 14 राज्यों में टुकड़े करने की वकालत किया, और मुस्लिम लीग के मुखौटा बन के देश विभाजन में सक्रिय भाग लिया। यहाँ तक कि कम्युनिस्टों ने जो 1946 में जो कलकत्ता के जो दंगे हुए, बंगाल में जो दंगे हुए 46 में, उसमें उसने भाग लिया। लेकिन फिर भी मुस्लिम वोट उसको नहीं मिलते हैं। लेकिन हिंदू बेचारा क्या करे, हिंदू वोट दे रहे हैं उसको। और दोनों मिलके, दोनों का एक ही लक्ष्य है, वामपंथी और वो जो UDF का और LDF का लक्ष्य एक ही है, हिंदू समाज को नष्ट करना। ये दोनों का लक्ष्य है। लेकिन हिंदू अपना दोनों वोट दे रहे हैं, इसमें हिंदुओं की अपनी भी गलती बहुत है। तो भाजपा जो है इसमें घुसने की कोशिश कर रही है। अभी भाजपा का वोट 10-11% रहा है केरल में, उससे ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन देश में सबसे ज़्यादा जो RSS का कार्यकर्ता कहीं है वो केरल में ही है। अभी जो एक सांसद जो भाजपा ने बनाई है, उसको देखिए, दोनों टांग काट लिए हैं कम्युनिस्टों ने। तो भाजपा एक शत्रु इधर वामपंथी कम्युनिस्ट है, दूसरे जगह मुस्लिम लीग ही है, खुद क्रिश्चियन मिशनरी भी है। केरल में कभी भी मुगलों और अंग्रेज़ों को थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया तो राज नहीं रहा, लेकिन फिर भी केरल में हिंदू घटते घटते अब 54-55% रह गए। तो पिछले हम 63-64% हिंदू थे केरल में, वो घटते घटते 54%, 8-9% हिंदुओं का घटा है केरल में। डेमोग्राफी डेस्टिनी। तो इस डेमोग्राफिक कारण ही केरल में हिंदुओं की ये दुर्दशा है। अब आते हैं वर्तमान समय में।
तो भारतीय जनता पार्टी का केरल में काफ़ी उछाला है। पिछले लोकसभा में 20% वोट मिले थे। अब लगता है कि भाजपा बहुत सारे, अभी अमित शाह भी अपने डिंगे हाँकाए थे कि हम जो है जब 20% पार करते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, हम सरकार अवश्य बनाएंगे। लेकिन अभी के दोनों सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं, वो सर्वे अभी ये साबित कर रहे हैं कि एलडीएफ दूसरी बार आ रही है, तीसरी बार, क्षमा कीजिए, तीसरी बार आ रही है। अब कई जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वामपंथियों में और कांग्रेस में, सोनिया गांधी में एक जो गुपचुप अंदर खाने का गठबंधन है कि लोकसभा में हमको जीतने दो, हमारे दोनों बच्चों को जीतने दो, और विधानसभा तुम जीतो। अभी जो पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री है, उनका भी जो बेटी का विवाह किसी मुस्लिम से हुआ है तो उसको भी आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोट उनको दे सकता है कि आगे एक मुसलमान के केरल में राज होने वाला है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अंदर खाने गठबंधन है, ये गठबंधन भाजपा को कभी फलने फूलने नहीं देगा। उसमें ये होगा कि लोकसभा में कांग्रेस ले जाएगी सारी सीट, आप विधानसभा में वो लेकर जाएंगे। तो ये अंदर खाने गठबंधन, इस बात में बहुत दम लगता है। तो ये सबसे बड़ा ये बात है कि अगर भाजपा 20% से ऊपर वोट पाती है, 25% से 26% से ऊपर अगर वोट उसका जाता है, तभी इसका समीकरण बिगड़ेगा। भाजपा का वोट परसेंट जितना बढ़ेगा उतना कम्युनिस्ट पार्टी का जो एलडीएफ है उसका वोट परसेंट गिरेगा, क्योंकि दोनों का वोट परसेंट हिंदू समाज ही है। इसलिए ये बातें स्पष्ट है कि अगर भाजपा बढ़ती है, हाँ ये है कि भाजपा बढ़ती है, नायर वोट जो शशि थरूर नायर हैं, नायर वोट अगर भाजपा की ओर जाता है तो यूडीएफ का भी गिर सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भाजपा आगे बढ़ती है तब ये समीकरण गड़बड़ा सकता है, और नहीं तो एलडीएफ की सरकार बनना अब निश्चित ही लग रहा है, क्योंकि यूडीएफ की जीत श्योर जीत है, मेरे हिसाब से श्योर जीत है। लेकिन कांग्रेस और कोई नेता है राहुल गांधी जी, वो किसी भी श्योर जीत को श्योर रहने नहीं देते। हरियाणा का उदाहरण अपने सामने है, जहां कांग्रेस लगभग जीत चुकी थी, वहां भाजपा अपनी सबसे बड़ी जीत तीसरी बार जीती, वो भी सबसे बड़ी जीत के साथ। बिहार में देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी की स्थिति इतनी खराब नहीं होती, लेकिन उसको राहुल गांधी ने पूरा समय खराब कर दिया एक फालतू बात के लिए। और उसमें क्या हुआ कि वो एक सीट का अंतर नहीं होता तो विपक्षी नेता नहीं बन पाते तेजस्वी। इसलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनको घाट नहीं डाल रही है, क्योंकि उनको मालूम कि ये आएंगे तो और भी रायता फैलाएंगे। तो केरल का चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव, असम का चुनाव और तमिलनाडु, चारों राज्यों में जब चुनाव होने वाला है, ये सारे चुनाव हिंदुओं के लिए, भारत के लिए बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तीनों में हिंदुओं की स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। तमिलनाडु में हिंदू बहुत है, 90%, 89-90% हिंदू है, लेकिन उसकी जो द्रविड़ विचारधारा जो पूरी तरह बनाई गई है, पूरी तरह से हिंदू विरोधी विचारधारा कर दिया है, ऊपर से क्रिप्टो क्रिश्चियन टाइप विचारधारा है। इसलिए तमिलनाडु में डीएम को जाना जरूरी है। लेकिन भाजपा ने तमिलनाडु में भी अपना जो नेता है उनको किनारे कर दिया है, के अन्नामलाई को, और उसके साथ गठबंधन कर लिया। इनको बहुत कम सीटें दी उन लोगों ने। लेकिन तमिलनाडु की बात हम फिर कभी करेंगे। तो आगे केरल में हमारा ये है कि अभी जैसे इसने अपना मेयर चुनाव पहली बार जी भाजपा की जीत मिली मेयर के चुनाव का, तो उसमें क्या था, त्रिवेंद्रम में मेयर की चुनाव जीते। अब विधानसभा चुनाव में अगर नायर वोट भाजपा का शिफ्ट होता है और हिंदू वोट शिफ्ट होता है तो ये समीकरण पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। अभी के दृष्टि में देखा जाए कि 30 से 32% का जो वोट परसेंट अभी जो दिया है, जो एक वोट सर्वे ने 42-43% दोनों पार्टी दिया है, 6.5% इसको दिया है। तो इस वोट में कितना बीजेपी वोट काटती है, इस पर बहुत सारी बातें निर्भर है।
केरल की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। उसमें सब जो बीजेपी की सरकार बनती है, हालांकि बीजेपी जब ज़्यादा कुछ गुजरात में उतना नहीं कर पाए तो केरल में क्या करेगी, लेकिन उसी में है कि ना उसमें थोड़ा सा इतना हिंदू विरोधी बीजेपी नहीं है, तो इसलिए लग रहा है कि उसके आने से थोड़ा सा परिवर्तन होगा। केरल जो सनातन धर्म के बहुत गहरा प्रभाव रहा है केरल में। मलयालम भाषा देश में सबसे ज़्यादा संस्कृत शब्दों से भरी पड़ी भाषाओं से एक है। और केरल वो राज्य है जहाँ हिंदी के बारे में नकारात्मक सोच नहीं रहा है। भारत के बारे में उसकी बहुत ही पॉजिटिव सोच रही है केरल के वासियों की। इस मामले में केरल के लोग दक्षिण भारत में इकलौता राज्य है जहाँ हिंदी विरोधी सेंटिमेंट नहीं है। उसमें प्राथमिक कक्षा से ही हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ के लोग हिंदी विरोधी नहीं है। तो इस देश से केरल में अगर ये सरकार बोलती है और भाजपा की मजबूती मिलती है तो एक तरह से सनातन धर्म का उसका उत्थान हो सकता है। अभी जो दक्षिण का कुंभ कहा जाने वाला है जो मलप्पुरम हुआ है, वो भी है। सबरीवाला मंदिर का प्रकरण भी हुआ है। जैसे हिंदुओं में जागरण तो आया है। आगे देखते हैं, फिर हम केरल के बहुत सारे जो आगे जो भी कुछ होगा तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि हमारा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको समर्थन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं उत्साह से अच्छा वीडियो बना सकूं। नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी।